हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके सेकंड पेपर का सेकंड यूनिट यानी स्टीरियो केमिस्ट्री। इस टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में और कायरलिटी के बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स का थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट कैसा है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर की स्टडी को, यानी स्पेस में कैसे अरेंज होते हैं, इसी स्टडी को हम क्या कहते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें या बायोकेमिस्ट्री की बात करें या बायोलॉजी की बात करें, तो हम प्रॉपर इनमें जो बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फंक्शन है वो हम इजीली नहीं समझ पाते हैं जब तक हमें इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री पता ना हो। और अगर हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की बात करते हैं या बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करते हैं तो हाईली सिलेक्टिव होता है। हाईली सिलेक्टिव का मतलब ये है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर जो स्टीरियो केमिस्ट्री वाला स्ट्रक्चर ही एक्सेप्ट करते हैं, दूसरा नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे विद द स्ट्रक्चर, अगर हम फ्यूमेरिक एसिड और मैलिक एसिड की बात करते हैं तो ये एक दूसरे का क्या है, स्टीरियो आइसोमर है। बस थोड़ा सा ओरिएंटेशन एक सिस फॉर्म में एक ट्रांसफॉर्म में है। तो जो फ्यूमेरिक एसिड है ट्रांसफॉर्म वाला, प्लांट और एनिमल्स के लिए वो एक इसेंशियल मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट है। लेकिन इसका सिस फॉर्म जो है मैलिक एसिड, वो इनके लिए टॉक्सिक है, यानी इनके प्लांट्स के टिश्यू को ये क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। तो इसीलिए हम ये कहते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम किसको ही प्रेफर करेगा, फिर सिर्फ ट्रांसफॉर्म को ही, सिस को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं दे आर हाईली सिलेक्टिव। इसलिए बायोलॉजिकल सिस्टम एक पार्टिकुलर स्टीरियोकेमिस्ट्री को ही एक्सेप्ट करते हैं, बाकी को नहीं करते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, एक्चुअल में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पार्ट ऑफ आइसोमर है, जो आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे। आप 11 या 12 या ग्रेजुएशन लेवल में ये सारा आपने डिस्कस किया हुआ है। थोड़ा इसको मैं आपकी एक रिफ्रेशमेंट के लिए थोड़ा इसको फिर से यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ कि आइसोमर क्या होते हैं। आइसोमर एक्चुअली ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ एटम्स हो लेकिन वो डिफरेंट तरीके से अरेंज हो, है ना। यानी हम ऐसे कहते हैं ना, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसी को हम क्या कहते हैं, आइसोमर। इनको हम दो तरीके में ग्रुप कर सकते हैं। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर और दूसरा जो होता है वो होता है स्टीरियो आइसोमर। ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर में क्या होता है, जिसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर भी कहते हैं, बॉन्डिंग सीक्वेंस अलग होते हैं, है ना। एटम नंबर ऑफ एटम तो सेम है लेकिन वो डिफरेंटली कनेक्ट होते हैं। सिंपल से अगर हम कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन की बात करते हैं, ठीक है, एक में ये ऐसा है, दूसरे में हो सकता है ऐसा हो, है ना। ये ऑक्सीजन किसी और के साथ, यहाँ कार्बन 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 ऐसा हो, तो यहाँ पे सीक्वेंस ही अलग हुआ ना। नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ ऑक्सीजन तो सेम है बट दे हैव डिफरेंट सीक्वेंस। इस टाइप के आइसोमर को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर कहते हैं। जबकि दूसरा टाइप का जो आइसोमर है, स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर में सेम बॉन्डिंग सीक्वेंस तो होता है लेकिन उनकी ओरिएंटेशन इन स्पेस क्या होते हैं, अलग होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला मॉलिक्यूल हम लेते हैं, यहाँ आर है, यहाँ कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, सीक्वेंस दोनों में सेम है। इसमें अलग क्या है, अलग ये है कि साइनाइड यहाँ पे आपकी तरफ है ना। यानी इसको हमने ब्रॉड लाइन से दिखाया ना। जब भी आप थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ करते हैं तो यहाँ समझने के लिए आप अपने मोबाइल के स्क्रीन को मानिए प्लेन ऑफ द पेपर बिल या प्लेन ऑफ द बोर्ड जो भी है, बिल्कुल इसी को मानिए। जो इससे चिपका हुआ लाइन है उसको हम इससे सॉलिड लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। यानी अगर इस आपकी मोबाइल स्क्रीन से एक बॉन्ड आपकी तरफ निकला हुआ है, ये बॉन्ड तो बिल्कुल स्क्रीन से चिपका हुआ है, ये वाले बॉन्ड, तो इसको प्लेन में कहेंगे। एक बॉन्ड आपकी तरफ निकला हुआ है, तो आपकी तरफ है, उसको हम ब्रॉड लाइन से दिखाते हैं इस तरह से, ठीक है। और जो आपसे दूर यानी आपके मोबाइल के स्क्रीन के पीछे की तरफ निकला हुआ है उसको हम
ब्रोकन लाइन से दिखाते हैं। तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाने का तरीका है। तो साइनाइड आपकी तरफ है, OH दूर है। इस दूसरे स्ट्रक्चर में OH आपकी तरफ है, CN दूर है। बस यही डिफरेंट है, बाकी सारा सीक्वेंस क्या है, सेम है। देयर इज डिफरेंट इन ओरिएंटेशन या डिफरेंट इन अरेंजमेंट ऑफ साइनाइड एंड ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड आयन इन स्पेस। इसी को हम क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमर कहेंगे। ठीक है। जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर में क्या था, उनका बॉन्डिंग सीक्वेंस ही अलग था। यानी यहाँ पे R है, यहाँ कार्बन है, कार्बन के साथ OH जुड़ा है। यहाँ पे R के साथ कार्बन, वो कार्बन जिसके साथ साइनाइड जुड़ा हुआ है, बाकी इस कार्बन के साथ OH, यानी बॉन्डिंग सीक्वेंस ही इसमें अलग है। इस टाइप के आइसोमर को हम क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर कहेंगे। ठीक है। अगर और एक एग्जाम्पल उठाएंगे तो यहाँ देखिए कार्बन और कार्बन है, कार्बन और कार्बन है। कार्बन के साथ यहाँ अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और साइनाइड जुड़ा हुआ है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। जबकि यहाँ अल्काइल और साइनाइड एक ही डायरेक्शन में है, सिस फॉर्म में है। तो इसमें सिर्फ ओरिएंटेशन ऑफ द साइनाइड एंड अल्काइल ग्रुप अलग है, बाकी बॉन्डिंग का सीक्वेंस सेम है। ऐसे आइसोमर किसका एग्जाम्पल हो गया, फिर से एग्जाम्पल हो गया स्टीरियो आइसोमर का। तो अगर हम डिफरेंस इन स्पेशल ओरिएंटेशन की बात करते हैं तो हमें लग रहा है इससे क्या होगा, हमें लग रहा है कि अनइम्पोर्टेंट है, इतना तो नहीं है। लेकिन अक्सर क्या होता है, इसी ओरिएंटेशन के डिफरेंस होने की वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, टोटली अलग हो जाती है। अगर हम एक एग्जांपल पढ़ेंगे, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया है, सिस एंड ट्रांस फॉर्म ऑफ ब्यूटीन डाइओइक एसिड। ठीक है। जो कि एक दूसरे का सिस ट्रांस आइसोमर, एक सिस से एक ट्रांस, यानी इट्स एन एग्जांपल ऑफ स्टीरियो आइसोमर। ठीक है। तो both compounds have same molecular formula, they have same number of carbon atom, they have same number of hydrogen atom, they have same number of carbon atoms, सब सेम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, बट डिफरेंट इन ओरिएंटेशन है, थोड़ा सा ओरिएंटेशन इनका अलग है। एक सिस फॉर्म है जिसको हम मैलिक एसिड कहते हैं, एक ट्रांसफॉर्म है जिसको हम क्या कहते हैं, फ्यूमेरिक एसिड कहते हैं। जो फ्यूमेरिक एसिड यानी ट्रांसफॉर्म है वो इसेंशियल है प्लांट और एनिमल्स के लिए, जबकि मैलिक एसिड जो होते हैं वो टॉक्सिक एंड इरिटेटिंग टू टिश्यूज होते हैं। ठीक है। बस स्ट्रक्चर देखिए, इन दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सब सेम है, लेकिन यहाँ पे ये और ये क्या है, ट्रांस टू ईच अदर है। अब यहाँ हमने क्या किया, एक को उठा के यहाँ रखा, इस हाइड्रोजन को उठा के यहाँ रखा इस स्ट्रक्चर में, तो वो सिस बन गया। जो ही थोड़ा सा हमने इसका स्पेशल अरेंजमेंट यानी स्पेस में अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज किया, तो ये देखिए ये प्लांट्स और एनिमल्स के लिए इसेंशियल मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट बन गया, यानी इसके बगैर लाइफ इसके लिए पॉसिबल नहीं हुआ। जबकि यहाँ देखिए ये यहाँ पे आते ही प्लांट्स और एनिमल्स के लिए क्या बन गया, टॉक्सिक बन गया। देखो फिजिकल इसकी जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी एकदम से चेंज हो गई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टीरियो आइसोमर, इसीलिए हमने कहा कि बायोलॉजिकल सिस्टम जो होता है एक पार्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर के लिए हाईली सिलेक्टिव होता है। अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की भी बात करते हैं, देखिए इसका मेल्टिंग पॉइंट 287 डिग्री सेल्सियस है, इसका मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ 138 डिग्री सेल्सियस है। तो देखो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में भी ड्रास्टिक चेंज आ गया, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टी में। अब थोड़ा सा कायरलिटी का कंसेप्ट हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, तो आप क्या कहेंगे कि इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो है एक मिरर रिलेशनशिप। यानी अगर आप अपना राइट हैंड आईने में दिखाओगे तो आपको आईना क्या दिखाएगा, आपका लेफ्ट हैंड दिखाएगा। मीन्स आपका राइट हैंड और आपका लेफ्ट हैंड क्या है, दे आर मिरर इमेज। अगर आप अपने हाथ को एक ही डायरेक्शन में रखेंगे और एक के ऊपर दूसरा हाथ रखेंगे, तो आपका अंगूठा छोटी अंगुली के पास आएगा, छोटी अंगुली वाला दूसरे हाथ के अंगूठे के पास आएगा। मीन्स वो बराबर जगह पे नहीं आएगा। ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, नॉन सुपर इम्पोसिबल, नॉन आइडेंटिकल बोलते हैं। यानी इसका मतलब अगर आप दस्ताना या ग्लव्स पहनते हैं राइट हैंड का लेफ्ट हैंड में, तो क्या फिट हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि वो दे आर नॉट सुपर इम्पोसिबल, वो सुपर इम्पोसिबल नहीं है। ठीक है, ये रिलेशनशिप है। तो इसी तरह से ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें राइट हैंड या लेफ्ट हैंड का रिलेशनशिप होता है उसको हम क्या कहते हैं, कायरल। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो एक दूसरे का मिरर इमेज तो है
लेकिन एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं होते हैं, सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? कायरल कहते हैं। तो यही हैंडेडनेस से निकला हुआ है ये कायरल का कंसेप्ट, ठीक है। तो जैसे हैंड आपका फिर से यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, हैंड आपका डिफरेंट इन द मिरर, हैंड लुक्स डिफरेंट इन द मिरर, मिरर में डिफरेंट दिखता है। आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड दिखता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दिखता है, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल लेंगे चेयर का या स्पून का, ग्लास ऑफ वाटर लेंगे, ठीक है, ये ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है। इसका मैं यहाँ पे मिरर रखता हूँ तो मिरर में यही दिखेगा ना, बिल्कुल सेम दिखेगा। और ये इसको उठा के इसके ऊपर रख देंगे, बराबर फिट हो जाएगा इसमें। मीन्स ये सुपर इम्पोजिबल है ना। ये हाथ की तरह नहीं है, स्पून है। अगर आप स्पून को ऐसे दिखाएंगे मिरर में, बिल्कुल यही स्पून दिखेगा, उसको उठा के इसके ऊपर फिट हो जाएगा। ये भी मिरर इमेज तो है लेकिन सुपर इम्पोजिबल नहीं है, ठीक है। अगर चेयर का एग्जांपल तब भी वही है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्या हम कायरल कहेंगे? मिरर इमेज तो है लेकिन सुपर इम्पोजिबल नहीं है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कहेंगे ए कायरल, यानी एक आगे ए जोड़ देना है तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉट कायरल कहेंगे, दे आर नॉट कायरल, ठीक है। तो जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल आपको दिया है, यहाँ कुर्सी है, चेयर, इसका मिरर इमेज, इस उस कुर्सी को उठा के यहाँ रख देंगे, फिट हो जाएगा बिल्कुल। ये चेयर के ये इसका पाँव इस पाँव पे, मतलब हर जो है वो एक दूसरे के बराबर पोजीशन पे आएगा, बैक साइड बराबर हो जाएगा, उसको सुपर इम्पोजिबल कहेंगे। दैट मीन्स ये जो चेयर है वो एक कायरल है। लेकिन आपका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड क्या है? वो कायरल है, बिकॉज मिरर इमेज तो है, आपका रेड हैंड है, राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड। ये ऐसा नहीं सोचना कि ये आपका सिर्फ मिरर इमेज है, ये अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है, ठीक है। लेकिन रिलेशनशिप क्या है? ये और ये रिलेशनशिप ये है कि ये एक दूसरे का क्या है? मिरर इमेज है। जबकि अलग है, ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये आपका राइट हैंड है, अलग हाथ है, लेकिन एक दूसरे का क्या है? मिरर इमेज है, और वो भी नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो इसको हम क्या कहेंगे? कायरल कहेंगे। जबकि ये और ये अलग तो है लेकिन एक के ऊपर एक फिट हो रहा है, तो उसको हम एक कायरल कहेंगे, यानी सेम कहेंगे, या अलग कोई मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ सुपर इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं तो सुपर इम्पोज नहीं हो रहा, अंगूठा छोटी अंगुली के पास आ रहा है। आपका लेफ्ट है फुट, राइट जो फुट के पास, वो भी सुपर इम्पोज नहीं होता है। आपका ग्लव्स जो है वो भी सुपर इम्पोज नहीं हो रहे। ये मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट है कायरल है, ये भी क्या है? कायरल है, ठीक है। तो ये सारा एग्जाम्पल किसका हुआ? कायरल का एग्जाम्पल। ये क्या कायरल है? ये स्क्रू है ना। ये अगर इसका हम मिरर इमेज देखेंगे और इसको उठा के इसके मिरर इमेज पे रख देंगे, ये वाला पार्ट इसी बराबर फिट होगा, ये वाला पार्ट यहाँ फिट होगा। मीन्स ये सुपर इम्पोजिबल है ना। मिरर इमेज भी है, सुपर इम्पोजिबल भी है, मीन्स ये एक कायरल है। इसी तरह से अगर इस कैंची की बात करते हैं, इस कैंची पे अगर हम एक के ऊपर इसका मिरर इमेज ऐसा दिखेगा, इसको उठा के यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा? ये सुपर इम्पोज हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ तो आपको लगेगा इसका कैंची का ये वाला पार्ट यहाँ आना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा 180 पे रोटेट कर देंगे, देखिए याद रखना कि कैरेलिटी को आप देखते समय आप रोटेशन अलाउड है, सिर्फ आप तोड़ नहीं सकते। आप ये इसको बोलेंगे कि मैं इसको ब्रेक करूंगा, इसको यहाँ रख दूंगा, ये अलाउड नहीं है। रोटेशन आप मॉलिक्यूल किसी भी डायरेक्शन में आप रोटेट कर सकते हैं। रोटेट 90 80 है ना, 60 180 पे रोटेट करके आप देख सकते हैं कौन सी पोजीशन पे सुपर इम्पोज हो रहा है। मैं इसको 180 पे रोटेट करूंगा तो ये वाला पोर्शन ऐसे जाके यहाँ आएगा, ये वाला पोर्शन यहाँ आएगा, बिल्कुल ये बिल्कुल फिट हो जाएगा। मीन्स ये भी एक कायरल है। लेकिन अगर इस चेयर में हम ये एक चेयर है ना, एक चेयर का एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया था, ये वाला, थोड़ा सा मैं इसको फिर से आपको बताना चाहूँगा। इस चेयर में अगर मैं यहाँ पे इस चेयर में यहाँ पे मैं ऐसा कुछ रखता हूँ, यहाँ पे हाथ रखने वाला एक साइड में ही रखता हूँ, ठीक है। तो हम मिरर में क्या दिखेगा? मिरर में यहाँ दिखेगा, ठीक है। अब ये दूसरे का मिरर इमेज है। अब मैं इसको उठा के इस कुर्सी पे रखने की कोशिश करता हूँ तो उस समय जो ये वाला पोर्शन है ये यहाँ आएगा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये यहाँ आएगा। लेकिन
इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट सुपर इम्पोज नहीं होगा, बाकी सब पार्ट क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा। मीन्स अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर कुर्सी में डाल देंगे तो मिरर इमेज तो उसका होगा लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। उस समय ये कुर्सी जो है वो क्या बन सकते हैं, एक कायरल से कायरल बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ऐसे समझ सकते हैं। अब हम नॉर्मल जो ऑब्जेक्ट है, अब आप आएंगे अपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की तरफ की, कायरलिटी इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या इनएंशियोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, एक सिंपल सा रिएक्शन से हम शुरू करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि कैसे ये डेवलप हो जाते हैं। से फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कार्बोनिल ग्रुप है, आप उस पर किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना चाहते हैं, है ना। यहाँ पे आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर रहे हैं, यहाँ से साइनाइड अटैक कर रहे हैं। अब इसको समझने के लिए फिर से मैं यही बोलूँगा आपको, ये जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल प्लेन ऑफ दी योर मोबाइल स्क्रीन, यानी आपके मोबाइल के स्क्रीन पे बिल्कुल ये सारा चिपका हुआ है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब आप साइनाइड आपकी तरफ से अटैक कर रहे हैं, जहाँ आप बैठे हुए हैं ना वहाँ से अटैक कर रहे हैं आपकी तरफ से। ठीक है, तो फिर ये धक्का देगा, ओ ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ओ एच आपके मोबाइल के स्क्रीन के पीछे की तरफ चला जाएगा, है ना। इसलिए हम ओ एच को ब्रोकन लाइन से, साइनाइड को जिसने अटैक किया उसको हम ब्रॉड लाइन से दिखाया ताकि ये दिखाए कि ये आपकी तरफ है, ओ एच पीछे। एच कहाँ से आए, जब हम इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तब आ जाएगा, यहाँ से ओ नेगेटिव पे एच आएगा तो ओ एच। तो ये सिंपल सा एक रिएक्शन है। आप देखिए यहाँ पे साइनाइड ने कहाँ से किया, आपकी तरफ से अटैक किया इस प्लेनर मॉलिक्यूल पे, प्लेन में है ना ये बिल्कुल। अब दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपके मोबाइल के स्क्रीन के पीछे वाले साइड से अटैक करे साइनाइड, है ना, पीछे बैक साइड से आके यहाँ से अटैक करे, तो OH जो है आपकी तरफ निकल के आएगा ना। तो OH को हमने ब्रॉड लाइन से दिखाया, पीछे से जो आया साइनाइड उसको हमने क्या दिखाया। अब आपको साइनाइड को हम ब्रोकन लाइन से दिखाया। अब आपको देखिए यहाँ पे देखिए, आपको दो डिफरेंट क्या बन गए, प्रोडक्ट बन गया। आप देखिए दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन, सेम नंबर ऑफ साइनाइड, सेम नंबर ऑफ OH है, मीन्स दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। आप देखिए इनमें क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, इसमें क्या रिलेशनशिप है हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए A और B, इसको हम A मानेंगे, जहाँ से इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे। इनमें क्या रिलेशनशिप है, जबकि दोनों डिफरेंट तरीके से बना है। अगर यहाँ पे मैं शीशा रखता हूँ इस साइड में, तो शीशे में क्या आएगा, OH पहले हमें हमारी तरफ नज़र आएगा, CN जो है वो पीछे की तरफ नज़र आएगा, बाकी सारा उसी लाइन में नज़र आएगा, है ना। ये ऐसा है, यानी A और B जो है एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आप खुद मॉडल बनाइए। ठीक है, मॉडल बना के आप इसको रख सकते हैं। आप अगर आपके पास घर में मॉडल नहीं है तो आप छोटा सा आलू ले सकते हैं। आलू लिया, जो आपकी तरफ है साइनाइड को आप किसी माचिस का तीली उस पे साइनाइड कुछ निशान देके उस पे आपकी तरफ से घुसाइए। जो OH हो आप पीछे की तरफ से उसको अटैच कर दीजिए OH को, यानी ब्रोकन लाइन। और जो बिल्कुल आपके प्लेन में है ये H, यहाँ पे कुछ एक माचिस की तीली इसमें इंसर्ट कर सकते हैं और दूसरा उसी डायरेक्शन में यहाँ दूसरा कर सकते हैं। तो आपको ऐसे मॉडल बन सकते हैं। फिर उसका मिरर में देखने की कोशिश कीजिए तो आपको इसकी समझ आ सकती है यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, मीन्स A और B क्या बन गया, ये और ये प्रोडक्ट हमें डिफरेंट तरीके से बना, लेकिन जब हमने देखा दे हैव मिरर इमेज ऑफ, या दे हैव मिरर रिलेशनशिप, यानी दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, हमें ये पता चला। अब देखेंगे दूसरा, पहले मिरर इमेज देखना है, फिर इसके बाद देखना है क्या ये सुपर इम्पोजिबल है कि नहीं। मिरर इमेज होने के बाद आप देखेंगे सुपर इम्पोज है। इसको उठा के मैं इसके ऊपर रख दूंगा तो आर आर बिल्कुल सुपर इम्पोज हो रहा है, कार्बन कार्बन सुपर इम्पोज हो जाएगा, इस कार्बन ये कार्बन हाइड्रोजन सब सुपर इम्पोज हो रहा है। लेकिन क्या CN और OH जो है वो सुपर इम्पोज हो रहा है, CN आपकी तरफ है इस स्ट्रक्चर में, यहाँ CN पीछे की तरफ है, तो ये नॉन सुपर इम्पोज हो रहा है। मीन्स ये A और B क्या है, कायरल है। A और B क्या है, कायरल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। और क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है दे हैव ए मिरर इमेज विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। एक दोनों का एक मिरर इमेज है जो कि अपने मिरर इमेज पे क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो A और B क्या हुआ, हमारा कायरल हुआ। और इनके बीच में इस ऐसे स्ट्रक्चर
जो एक दूसरे का मिरर इमेज भी है लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल है, उसको हम क्या कहते हैं? इनानशोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? इनानशोमर, ENAN, इनानशोमर। और इस पेयर को इनानशोमेरिक पेयर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है नॉन सुपर इम्पोजिबल है, नॉट आइडेंटिकल है, और एक दूसरे का मिरर इमेज है। सो एक स्ट्रक्चर हमें बी में दिखाई देता है, बी का जो मिरर इमेज वो ए जैसा दिखाई देता है। मीन्स दिस टू ए एंड बी आर कायरल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन किया है कि ए और बी को अगर वहाँ पे आपको इजीली समझ में नहीं आ रहे हैं तो ए देखिए, इसका मिरर इमेज हमने पहले बनाया, इसका मिरर इमेज ऐसा निकला। फिर बी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको आप रोटेट कर सकते हैं, रोटेट करके बी बिल्कुल ए का मिरर इमेज जैसा आ रहा है। तो ये वही जो हमने पहले डिस्कस किया वही है कि ए का हमने पहले बी बनाया, सॉरी ए का पहले हमने मिरर इमेज बनाया, फिर जो बी है फिर बी को इसके साथ कंपेयर किया, लेकिन ये थोड़ा सा सुपर इम्पोज नहीं हो रहा थे तो हमने थोड़ा सा रोटेट किया और बिल्कुल एग्जैक्टली फिर इसका मिरर इमेज बी वाला भी बन गया। तो ये मैंने पहले ही कहा, आप रोटेट करके देख सकते हैं क्या ये सुपर इम्पोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक चीज़ यहाँ आप ये याद रख सकते हैं, जब भी ये ए आपने इसका मिरर इमेज बनाया, ये बन गया, ये तो मिरर इमेज है, ये दो एक दूसरे का मिरर इमेज, ये रियल नहीं है फिलहाल, है ना, ये रियल नहीं है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि ये जो मिरर इमेज है ये अपने एक्चुअल मॉलिक्यूल के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेचर में ज़रूर दूसरा मॉलिक्यूल होगा जो इसका मिरर इमेज होगा, बिकॉज कि हमें पता है कि जब भी एक दूसरे का मिरर इमेज वो भी नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं तो इसका दूसरा इनांशोमर होता है। तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं या आप लैब में इस चीज़ को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है नॉन सुपर इम्पोजिबल है एक दूसरे के मिरर इमेज पे, तो हम ये कह सकते हैं कि ये ए और बी जो है वो कायरल मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, तो जिस तरह से अभी तक हमने ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया, इसका मतलब मॉलिक्यूल भी कायरल हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी अकायरल हो सकते हैं, है ना। हमने अभी एक एग्जांपल डिस्कस किया कि एक मॉलिक्यूल कायरल हो सकता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल और एक हम यहाँ ले सकते हैं 1,2-डाइक्लोरोसाइक्लोपेंटेन का। तो इसका स्ट्रक्चर ये है, इसमें दो आइसोमर है, एक सिस है, सिस में क्या देखो ये साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोपेंटेन की रिंग की ऊपर की तरफ हाइड्रोजन है या क्लोरीन दोनों नीचे की तरफ, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ये सिस है। अब इसका देखिए, इसका मिरर इमेज बनाइए, तो मिरर इमेज इसका ये नज़र आएगा। अब इस मिरर इमेज इस मॉलिक्यूल को उठा के इसके ऊपर रखने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर फिट हो रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन सब एक दूसरे की जगह पर फिट हो रहा है। मीन्स ये और ये मिरर इमेज तो है लेकिन दे आर सुपर इम्पोजिबल, वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रहा है। तो क्या ये सिस वाला फॉर्म कायरल है? तो आंसर क्या होगा? नो, दिस आर, ये जो दो स्ट्रक्चर है वो क्या है? एकायरल है। यानी एकायरल का मतलब ये कोई अलग मॉलिक्यूल नहीं है, सेम ही मॉलिक्यूल है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, ये इसका मतलब एकायरल है, इसका दूसरा मॉलिक्यूल नहीं होगा। ठीक है, ये क्योंकि सुपर इम्पोजिबल हो रहा है तो ये क्या है? एकायरल मॉलिक्यूल है, इनमें कोई इनॉन्शोमेरिक रिलेशनशिप नहीं है, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम ट्रांस की बात करते हैं। तो ट्रांस का स्ट्रक्चर आप थोड़ा सा देखिए, ट्रांस में क्या हो रहा है? ट्रांस वाले स्ट्रक्चर में यहाँ क्लोरीन ऊपर की तरफ है, क्लोरीन रिंग के नीचे की तरफ, यहाँ हाइड्रोजन ऊपर की तरफ हाइड्रोजन नीचे की तरफ, है ना। अब एक दूसरे का मिरर इमेज देखिए, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ नजर आएगा, क्लोरीन यहाँ नजर आएगा, ये वाला क्लोरीन यहाँ आएगा, हाइड्रोजन यहाँ आएगा। अब ये एक दूसरे का मिरर इमेज, अब इसको उठाइए, इसके ऊपर रखने की कोशिश कीजिए, तो यहाँ पे क्लोरीन जब इसके ऊपर रखना, ये तो सुपर इम्पोज हो रहा है, लेकिन यहाँ क्लोरीन की जगह यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन है, मीन्स ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। मीन्स ये और ये एक दूसरे का मिरर इमेज है बट दे आर नॉट सुपर इम्पोजिबल। मीन्स आपका ट्रांस वाला फॉर्म क्या है? कायरल है। अगर आपको नेचर में पता चलता है कि ये मॉलिक्यूल आप डिस्कवर करते हैं, ये वाला
तो डेफिनेटली ये इसका जो मिरर वाला स्ट्रक्चर है ये भी नेचर में एग्जिस्ट करेगा या आप लैब में सिंथेसिस कर सकते हैं। ये फिर अलग ये इसका मिरर इमेज वाला जो स्ट्रक्चर है वो अलग है, ठीक है। तो क्योंकि आपका फिर से आप याद करना लेफ्ट और राइट हैंड, लेफ्ट और राइट हैंड में एक दूसरे का मिरर इमेज है लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो डेफिनेटली आपका राइट हैंड है तो लेफ्ट हैंड वहाँ पे ज़रूर होगा। इस टाइप का आप कंसेप्ट यहाँ से ले सकते हैं। तो ट्रांस वाला फॉर्म क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल। इसका मतलब दिस टू आर डिफरेंट मॉलिक्यूल, और हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं टू डिस्कवर टू मिरर इमेज, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज को जो मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जो मिरर इमेज पे एक दूसरे का मिरर इमेज पे हो लेकिन वो नॉन सुपर इम्पोजिबल, ऐसे मॉलिक्यूल जो एक दूसरे का क्या हो, जैसे आपका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है ना, वो एक दूसरे का मिरर इमेज है बट दे आर नॉट सुपर इम्पोजिबल, तो उसको हम क्या कहेंगे? इनांशोमर्स कहेंगे। यानी आपका राइट और लेफ्ट हैंड में इनांशोमरिक रिलेशनशिप है, एक दूसरे का क्या है? इनांशोमर है। इसी तरह से ट्रांस में ये फॉर्म और ये फॉर्म एक दूसरे का मिरर इमेज है लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो इन ये दो क्या है? इनांशोमरिक पेयर है। इसको हम क्या कहते हैं? इनांशोमर कहेंगे, ठीक है। लेकिन हम ये कह सकते हैं जब भी कोई कायरल कंपाउंड होगा वो उसका दूसरा फॉर्म यानी इनांशोमर ज़रूर होगा। इसका मिरर इमेज यानी नॉन सुपर इम्पोजिबल वाला मिरर इमेज ज़रूर होगा। लेकिन एक कायरल में मिरर इमेज, इसका कोई मिरर इमेज नहीं होगा। जो मिरर इमेज होगा वो सेम ही मॉलिक्यूल होगा, वो कोई डिफरेंट मॉलिक्यूल नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट हो गया। अब थोड़ा सा कायरलिटी से थोड़ा सा आगे जाते हैं कि एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, कायरल सेंटर्स क्या होते हैं, स्टीरियो सेंटर क्या होते हैं। इसके लिए ये वाला सिंपल सा एग्जांपल लीजिए। ये कौन सा मॉलिक्यूल है? ये यहाँ पे दिखा रहा है 3 डायमेंशनल ड्राइविंग ऑफ 2 ब्रोमो ब्यूटेन। थोड़ा सा इसको करेक्ट कीजिएगा। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्राइविंग ऑफ 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ये क्या कर रहा है? शो कर रहा है, ये शो कर रहा है दैट 2 ब्रोमोब्यूटेन कांट बी सुपर इम्पोज ऑन इट इज मिरर इमेज, है ना। ये देखिए ये आपकी तरफ है ना। यहाँ पे बी आर ये प्लेन में है CH3, इसीलिए इसको सॉलिड लाइन से दिखाया है। ये भी प्लेन में है, ये जो पीछे दिखा रहे ये पीछे है, तो इसलिए हाइड्रोजन को। तो इसका अगर यहाँ पे दिखाएंगे मिरर इमेज तो मिरर में यही नज़र आएगा। यहाँ भी इसको हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स, ये आपकी तरफ तो ब्रोमीन को ऐसे दिखाएंगे, मिरर में बिल्कुल ये दिखेगा, हाइड्रोजन यहाँ दिखेगा, ब्रोमीन यहाँ दिखेगा, CH3 यहाँ दिखेगा, ये यहाँ दिखेगा। मीन्स ये और ये जो है एक दूसरे का मिरर इमेज। अब इस और इसमें आप देखिए क्या ये एक दूसरे का मिरर इमेज है? यस, एक दूसरे का मिरर इमेज है। इसके बाद हमें क्या देखना है? सुपर इम्पोजिबल है कि नहीं। अब इस मॉलिक्यूल को उठा के इसके ऊपर मुझे रखना है, फिर देखना है कि जो सेम एटम है वो सेम जगह पे आ रहा है। CH3 के पास आ रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पीछे की तरफ आ रहा है, CH3 यहाँ है, इस साइड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे CH3 इस साइड आ रहा है, यानी सुपर इम्पोज नहीं है। यानी इसमें जो ये और ये है जो मिरर इमेज है इसका, वो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है। जैसे आपका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दो अलग हाथ है ना, इसका मतलब ये और ये दो अलग मॉलिक्यूल हो सकते हैं, है ना। बिकॉज दे आर नॉन, दे हैव नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, वो एक दूसरे के मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं हो रहे हैं। तो ये और ये क्या है? अलग है, ठीक है। और ये कार्बन को हमने स्टार से दिखाया ना, यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये इस कायरल कार्बन को हम दिखा रहे हैं कि इसमें जो प्रॉपर्टी दे रहा है वो ये कार्बन दे रहा है, ठीक है। इस कार्बन की वजह से ही इसमें क्या आ रहा है? कायरलिटी आ रही है, इसलिए इस कार्बन को हम एस्टेरिक मार्क से भी दिखाते हैं। तो ये एग्जाम्पल है एक सिंपल कायरल मॉलिक्यूल का। ये और ये एक दूसरे का क्या है? इनांशोमर है, बिकॉज दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन इट देयर मिरर इमेज, ठीक है। अब है जो मोस्ट कॉमन फीचर, लेकिन बट नॉट ओनली वन। यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है कि ऐसा कोई कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होते हैं, ऐसे कार्बन क्या होते हैं? कायरल कार्बन होते हैं। और उसकी वजह से उन मॉलिक्यूल्स में कौन सी प्रॉपर्टी आती है? कायरलिटी आ जाती है।
इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ये मॉलिक्यूल अगर 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होते हैं, है ना, ये कोई बड़ा सा मॉलिक्यूल है ना, एक कार्बन है इसमें जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच हैं, तो एक वाला जो कंपाउंड है इसमें इस कार्बन की वजह से ये जो मॉलिक्यूल होल मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, कायरल होगा। बिकॉज इसमें एक ऐसा कार्बन है, एक ऐसा सेंटर है जो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो इसकी वजह से में इसमें कायरल प्रॉपर्टी आते हैं होल मॉलिक्यूल में इस कार्बन की वजह से। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, कायरल सेंटर कहेंगे। इस कार्बन को क्या कहेंगे, कायरल कार्बन या कायरल सेंटर कहते हैं। ठीक है, इसको ऐसे समझा सकते हैं। ये है फॉर एग्जांपल आपके पास कार्बन है, ये बैक साइड में आप इसके साथ बी जुड़ा हुआ है, यहाँ ए जुड़ा हुआ है, आपके साइड में आपकी तरफ जो है सी जुड़ा हुआ है ना, और इसके इस साइड में डी जुड़ा, इस टाइप का स्ट्रक्चर है इसका। यहाँ पे मैं अगर मिरर इमेज बनाता हूँ, मिरर में ये पीछे वाला पीछे ही दिखेगा, आगे वाला आगे ही दिखेगा सी, लेकिन मिरर में ए यहाँ दिखेगा और डी यहाँ दिखेगा। ये इसका मिरर इमेज हो गया। अब देखेंगे कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से यहाँ पे जुड़ा हुआ है ना, मिरर इमेज है, लेकिन इसको उठा के यहाँ रखता हूँ तो क्या सुपर इम्पोज हो जाएगा, नहीं, एक ही जगह पे डी आ रहा है तो ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है। तो इस कार्बन की वजह से ये क्या हो जाता है, कायरल हो जाता है, इसलिए इसको हम एक्सट्रिक मास से दिखाते हैं। ठीक है, 4 डिफरेंट ग्रुप से, 4 की बात कर रहा हूँ। अब मैं इस डी को हटा के यहाँ ए रखता हूँ, ए, ठीक है, तो मिरर में यहाँ ए दिखेगा और यहाँ पर भी ए दिखेगा। अब हमने 4 डिफरेंट ग्रुप की जगह सिर्फ 3 ग्रुप ही डिफरेंट रखा, चौथा नहीं रखा। अब देखेंगे क्या होता है, क्या ये सुपर इम्पोजिबल हो रहा, मिरर इमेज तो ये इसका मिरर इमेज है, तो इसको उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, तो बिल्कुल ए की जगह पे आ रहा है, ए की जगह पे आ रहा है, बी की सी सुपर इम्पोज हो रहा है। मीन्स कार्बन अगर चारों में से एक सॉरी, अगर कार्बन के चार ग्रुप अगर डिफरेंट नहीं होते हैं, एटलीस्ट 2 ग्रुप सेम आ जाते हैं, तो वो सुपर इम्पोज हो जाते हैं, वो कायरल उस समय नहीं रहते हैं। इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जब कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होते हैं तो वो उसमें कायरलिटी सेंटर प्रोड्यूस करते हैं, यानी उस ग्रुप उस कंपाउंड को कायरल बना देते हैं। ठीक है, ऐसे कार्बन को हम क्या कहते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन कहते हैं। अब हम अक्सर इसको डिजिग्नेट करते हैं एस्ट्रिक मार्क से। ठीक है, तो जैसे 2 ब्रोमोब्यूटेन में मैंने दिखाया था कि ब्रोमीन है, एटम है, सॉरी, ब्रोमीन एटम है, मिथाइल है, हाइड्रोजन है, इथाइल ग्रुप है, वो सब अलग ग्रुप है, तो इसलिए हमने बीच वाले कार्बन को एस्ट्रिक मार्क से दिखाया था। तो वो इसका मतलब बीच वाला जो कार्बन नंबर 2 था वो क्या है, कायरल कार्बन है, यानी यहाँ पे वो कायरल कार्बन है। अब एसिमेट्रिक कार्बन एटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कायलिटी ऑफ 2 ब्रोमोब्यूटेन, यानी यही कार्बन नंबर 2 जो कि एसिमेट्रिक था, उसी की वजह से 2 ब्रोमोब्यूटेन होल मॉलिक्यूल क्या बन रहा था, कायरल आ रहा है। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आ रहा था, कायरलिटी की प्रॉपर्टी आ रहा था। लेकिन हमेशा कार्बन नहीं हो, कार्बन की जगह कुछ और भी हो सकते हैं जिसकी वजह से उस कंपाउंड में क्या कायरलिटी की प्रॉपर्टी आ सकते हैं। इसीलिए बट नॉट ओनली द वन, इसलिए हमने यहाँ ये लिखा है जो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं कि कार्बन के बगैर भी आपको कायरलिटी सेंटर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे आप एसिमेट्रिक कार्बन एटम के बारे में ही थोड़ा सा दिमाग में रखो। तो जो एसिमेट्रिक कार्बन है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, यही एक कॉमन एग्जांपल हम लेते हैं, ऐसे कॉमन एग्जांपल जिसको हम कायरल सेंटर भी कहते हैं, कायरलिटी सेंटर भी कहते हैं। और कायरलिटी सेंटर को अगर थोड़ा सा ब्रॉड की तरफ जाएंगे तो इसको हम स्टीरियो सेंटर भी कहते हैं। स्टीरियो सेंटर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी के आसपास हम थोड़ा सा अरेंजमेंट चेंज करते हैं तो आपको स्टीरियो आइसोमर वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाते हैं, है ना। इस स्टीरियो सेंटर को हम स्टीरियोजेनिक सेंटर भी कह या स्टीरियोजेनिक एटम भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ एग्जांपल ले सकते हैं, इसको हम स्टीरियोजेनिक एटम या स्टीरियो सेंटर क्यों कहते हैं, जो हमने अभी अभी कहा था कि कार्बन है, इसके 4 ग्रुप यहाँ पे अटैच हैं, है ना, एक आपकी तरफ है, एक यहाँ पीछे की तरफ है।
यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी अटैच है। अब दूसरे में जो बैक साइड वाला था और जो फ्रंट साइड वाला था उसको हमने अरेंज किया। यहाँ फ्रंट पे बी था तो हमने यहाँ ए रखा, यहाँ सी रखा, तो टोटली ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल बन रहा था ना। तो इसका मतलब इसी कार्बन के, इसी सिंटर के सराउंडिंग में पोजीशन ऑफ एटम्स को, ओरिएंटेशन ऑफ इन बॉन्ड्स को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, इन पोजीशन ऑफ कार्बन्स को, इन सॉरी पोजीशन ऑफ एटम्स को चेंज करते हैं, तो एक और नया स्टीरियो आइसोमर बनते हैं ना। तो डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर बनते हैं, तो इसीलिए इसको हम स्टीरियो सेंटर्ड या स्टीरियोजेनिक सेंटर्ड भी कहते हैं। ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो यहाँ ऐसे है, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ कोई ब्रोमीन था, यहाँ ब्रोमीन था, से फॉर इस टाइप का था। अब हमने क्या किया, इस ब्रोमीन को यहाँ रखा, इस ब्रोमीन को यहाँ लिया, हाइड्रोजन को यहाँ रखा, तो आपको ये क्या बन गया, यहाँ पे ट्रांस आइसोमर बन गया ना। तो ट्रांस आइसोमर किस तरह से बना, आपका ब्रोमीन का थोड़ा सा हमने ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, इसलिए आपका जो ये कार्बन है वो क्या है, स्टीरियोजेनिक सेंटर है। तो स्टूडेंट्स हमने इसमें ये देखा कि एक मॉलिक्यूल कैसे कायरल होते हैं, तो उसमें एक कायरल सेंटर होना चाहिए, एक ऐसा सेंटर होना चाहिए जो कार्बन भी हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ भी हम सिर्फ कार्बन पे फोकस कर रहे थे, और हमने देखा कि कार्बन अगर 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होते हैं तो वो कायरल सेंटर बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक इसका जो मिरर इमेज बनता है वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होता है, इसीलिए कि what is it about a molecule that make it कायरल, की एक मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए कि वो कायरल बन सकते हैं। तो हमने कहा उसमें एक स्टीरियोजेनिक सेंटर या स्टीरियो सेंटर होना चाहिए, है ना, जिसको हम एसिमेट्रिक सेंटर भी कहेंगे, वो होगा तब वो चीज़ वो मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं, कायरल होते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज जो थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा स्टीरियो केमिस्ट्री का, वो कुछ हद तक समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कल मंडे को हम फिर से ऑनलाइन इंटरेक्शन कर रहे हैं जूम पे, तो वहाँ फिर से आप पूछेंगे क्वेश्चंस, या आप गूगल के क्लासरूम के कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, या मुझे कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।